हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेटर अकेडमी देहरादून। और ये जो आप लेक्चर देख रहे हैं ये अब आपके हैं किसके फिजिकल ज्योग्राफी के जो लेक्चर्स हैं वो आपके शुरू किए गए। ठीक है। और अगर मैं आपके यूके पीसीएस की बात करूं तो फिजिकल ज्योग्राफी से लगभग जो क्वेश्चन देखे हैं, अगर मान लीजिए आपके 100% क्वेश्चन मान के चलते हैं या आप 100 सवाल मान के चलते हैं तो 100 में से लगभग जो यूके पीसीएस के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं लगभग 5 से लेकर 7 इसके बीच में क्या करते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं। अब आप में से जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको ये जानना जरूरी है कि जो आपका फिजिकल ज्योग्राफी है उसके अंदर जो है 3 चीजें जो है वो आप लोग पढ़ेंगे। और अगर आप आईएएस के बैच में होते यानी कि यूपीएससी के बैच में होते तो ये बहुत डिटेल में पढ़ना होता। लेकिन ये यूके पीसीएस का आपने कोर्स परचेज किया है तो इसमें हम लोग यूके पीसीएस के ही हिसाब से इसके क्या करेंगे, लेक्चर को तैयार करेंगे। तो फिजिकल ज्योग्राफी में जो सबसे पहला आपका पार्ट होता है वो आपका होता है जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी। इसमें हम लोग जो है अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। रिवर्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, वैलीज हो गए, प्लेटूज हो गए, प्लेन्स हो गए, वॉल्केनोज हो गए, अर्थक्वेक हो गए, ओरिजिन ऑफ अर्थ हो गया। बहुत सारी चीजें हैं जो आपके जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर में आती हैं। उसके बाद दूसरा अगर हम बात करें, सेकंड जो पार्ट है वो आपका क्या है, क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है। इसमें हम लोग जो है एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं, विंड्स के बारे में पढ़ते हैं। ये सब चीजें जो है आपके इसमें आती हैं, क्लाइमेटोलॉजी के अंदर आती हैं। जैसे साइक्लोन हो गया, एंटी साइक्लोन हो गया, ये सब आपका क्लाइमेटोलॉजी के अंदर में आएगा। तीसरा पार्ट जो आपका इसका होता है, थर्ड पार्ट जो आपका होता है वो आपका होता है ओशनोग्राफी। ठीक है। थर्ड पार्ट जो होगा वो होगा आपका ओशनोग्राफी। अब ये ओशनोग्राफी के अंदर क्या चीज़ है, ओशनोग्राफी के अंदर जैसे कि आपके ओशन करंट्स हो गए, टाइड्स हो गए। ठीक है। ओशन जो रिसोर्सेज होते हैं उनके बारे में जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें जो है हम लोग ओशनोग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। अब अगर मैं बात करूं आपके यूके पीसीएस के एग्जामिनेशन पैटर्न की, जो पिछले सालों का जो एग्जामिनेशन पैटर्न रहा है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग बात करें तो कई बार आता है दिमाग में, भाई इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो कौन सा है, या सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन हैं वो इनमें से किससे आते हैं। तो अगर आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देखेंगे यूके पीसीएस का, तो सबसे ज्यादा जो वेटेज दी जाती है क्वेश्चन को, मान लीजिए 5 और 7 क्वेश्चन आपके आते हैं, 5 से लेकर 7 क्वेश्चन आपके आते हैं, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आपके आते हैं नंबर 1 में, आप लगा के चलिए क्लाइमेटोलॉजी। अब इसकी वजह यह है कि क्लाइमेटोलॉजी कहीं ना कहीं जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो आपके एनवायरमेंट से कनेक्टेड है। तो जब हम एनवायरमेंट पढ़ रहे होते हैं तो ना चाहकर भी कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो क्लाइमेटोलॉजी में दिए होते हैं। तो लगभग लगभग कह सकते हो 20% क्लाइमेटोलॉजी के चैप्टर्स जो हैं वो एनवायरमेंट के 20 to 30% चैप्टर से मैच ऑन करते हैं। इसलिए क्लाइमेटोलॉजी थोड़ा सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरे नंबर का जो है आपका, सेकंड नंबर का ओशनोग्राफी है। ठीक। और फिर थर्ड नंबर में जिससे 1 या 2 क्वेश्चन ही खाली आते हैं वो है आपका जियोमॉर्फोलॉजी। तो लेकिन ऑर्डर वाइज आपको पढ़ना जरूरी है जियोमॉर्फोलॉजी, क्योंकि अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, काफी क्वेश्चन वहां से आपके आते हैं। हम लोग चलिए इस लेक्चर से हम लोग शुरुआत करेंगे अपने जियोमॉर्फोलॉजी के लेक्चर से। तो जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो वीडियो लेक्चर्स होंगे ये बायलिंगुअल लैंग्वेज में होंगे। तो मैंने कोशिश की है कि जो हिंदी वाले हैं उनके लिए भी इसमें आप हिंदी वालों को स्टडी मटेरियल मिल जाए, और जो इंग्लिश वाले हैं उनको तो स्टडी मटेरियल इसके थ्रू मिलने ही मिलेगा। ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी में सबसे पहले हम लोग जो अर्थ का स्ट्रक्चर है, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ दी जो अर्थ है, सबसे पहले हम लोग उसी को जो है पढ़ना शुरू करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दी अर्थ। तो जैसे आपके सामने दिख रहा होगा ये आपको डायग्राम, डायग्राम की तरफ देखेंगे आप लोग, ये आपका एक इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दी अर्थ है जिसमें बहुत अच्छी तरीके से अर्थ को दिखाया गया है, जिसमें अर्थ को 3 लेयरों में बांटा गया है। सबसे जो बाहर की आपकी लेयर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इधर देखेंगे आप लोग मैप की तरफ, क्रस्ट बोलते हैं, इंग्लिश में इस तरीके से लिखा होगा, क्रस्ट होगा, ये सबसे ऊपर की लेयर होती है। इसकी अगर हम चौड़ाई मोटाई यानी थिकनेस की बात करें तो कई किताबों में अलग अलग है, लेकिन एक स्टैंडर्ड है, एक एवरेज हम जो मान के चलते हैं वो आपकी 0 से शुरू करते हुए लगभग 50 किलोमीटर तक मान के चलते हैं। कई डायग्राम्स में 30 किलोमीटर भी दे रखा है, बट 0 to 50 हम लोग एक मान के चलते हैं। ठीक है, एक स्टैंडर्ड। तो ये तो है आपका क्या हो गया, आपका क्रस्ट हो गया। ठीक। उसके बाद क्रस्ट के बाद जो है अगली जो सेकंड लेयर है, तो ये आप मान के चलिए ये क्या होगी, आपकी पहली लेयर होगी।
ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, हिंदी वाले यहाँ देख लोगे क्रस्ट लिखा हुआ है, इसको मैंने बॉक्स में कर दिया है। दूसरी लेयर जो होती है वो मेंटल होती है, ठीक है। सेकेंड लेयर जो है वो मेंटल लेयर है आपकी, और फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, ठीक है। और जो थर्ड आपकी लेयर होती है वो सबसे अंदर की जो होती है वो कोर होती है, ठीक है। क्रस्ट, मेंटल, कोर, ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ चल रहे, जिन्होंने पहले एसएससी की तैयारी या समूह की तैयारी की होगी उनको ये डायग्राम पता हो। जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जो पहली बार की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको भी सोच के लेक्चर तैयार करता हूँ कि उनको भी बेसिक्स नहीं पता होंगे। इसलिए आप में से जो समूह गा की तैयारी पहले कर चुके हैं उनके लिए हो सकता है कि ये चीज़ें आपने पढ़ी, बट अब थोड़ा थोड़ा, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर लेक्चर में हम लोग बेस से शुरू करते हुए धीरे धीरे एडवांस लेवल की तरफ जाना शुरू करें। तो एक तो आपको समझ में ये आ गया। अब यहीं पे सीधे सीधे हम आएंगे भाई, जो टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या आता है कि इन तीनों में से, देखिए इंग्लिश वाले को मैं डायग्राम दिखा देता हूँ। ये इंग्लिश वाले के लिए डायग्राम है, जैसे कि आप देख रहे हैं। सबसे ऊपर आपकी क्या हो गई, क्रस्ट हो गई, फर्स्ट लेयर हो गई। उसके बाद आपकी क्या हो गई, मेंटल हो गई, और उसके बाद आपकी कोर हो गई। अब एक क्वेश्चन जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जो आपका ये अर्थ है उसका, मान लीजिए आप अर्थ के किस पे खड़े हैं, क्रस्ट पे खड़े हैं, और आपको अर्थ के किस पे जाना है, सेंटर पे जाना है। तो एक क्वेश्चन जो अक्सर यूके पीसीएस में पूछा जा सकता है या जाता भी है कि आपका जो अर्थ का रेडियस है वो बताओ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अर्थ का रेडियस आपको रट्टा मार के आना है, और वहाँ पे अगर आ जाए तो 6371 किलोमीटर, ठीक है। ये आपके अर्थ का क्या हो गया, रेडियस हो। यानी कि आप जब इतना किलोमीटर ट्रैवल करेंगे तो आप क्रस्ट को पार करेंगे, फिर उसके बाद आप मेंटल को पार करेंगे, और कोर को पार करते हुए बिल्कुल सेंटर पे आप पहुंचेंगे। एक तो एमसीक्यू में ये आता है। फिर अगला क्वेश्चन जो एग्जामिनर अक्सर पूछते हैं कि ये जो तीनों लेयर्स हैं, है ना, ये जो तीनों लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर, इसमें कौन सी सॉलिड है और कौन सी लिक्विड है। तो इसमें आप लोग, हम चाहें तो मैं आपको डिक्टेट करता जा रहा हूँ, आप नोट्स बनाते जाइए अपने साथ साथ में। तो जो क्रस्ट है ये पूरी तरीके से सॉलिड है। जो मेंटल है इसको दो पार्ट में बांटा गया है, एक रखा गया है आउटर मेंटल, और एक रखा गया है, माना गया है क्या, इनर मेंटल, ठीक है। इसको अगर आप हिंदी में देखें तो कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, ठीक है। कई बार हिंदी वालों को इंग्लिश वाले टर्म ज़्यादा समझ में आएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो ये दोनों जो है आपके आउटर मेंटल और इनर मेंटल, वो क्या है, आपका सॉलिड। अब कोर की बात करते हैं तो इसमें भी क्या है, आउटर है, और इसमें भी क्या है, आपका इनर। तो आपको ध्यान रखना है जो आउटर कोर है, ठीक है, वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में। ये रट्टा आपको याद रखना है। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कि इन चारों में से कौन सा जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, इस तरीके के आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो आप टिक करेंगे कि भाई जो आउटर कोर है वो लिक्विड है, और जो आपका इनर कोर है वो क्या है, आपका सॉलिड है, ठीक है। तो अगर हम पूरे स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ यानी कि आर्थिक संरचना देखें अर्थ की, तो उसमें हमको समझ में आता है कि सिर्फ और सिर्फ सभी लेयरों में से आउटर जो कोर है वो आपकी क्या है, लिक्विड है, और बाकी सारे के सारे क्या है, आपको सॉलिड मिलेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और आप शॉर्ट्स में अपनी नोट भी बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप लोगों को डिस्कस कर लेते हैं साथ में, और जो जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को आप लोग लिखिएगा। वीडियो को पॉज करके सारे लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है क्रस्ट, मैंने बताया क्रस्ट जो है वो 0 to 550 किलोमीटर के लगभग है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये सबसे बाहरी भाग है, डायग्राम में आपको मैं दिखा चुका था। और इसकी मोटाई महाद्वीपों और महासागरों के नीचे अलग अलग होती है। अब ये टर्म आपको समझना पड़ेगा, दोनों लोग चाहे हिंदी वाले हो इंग्लिश वाले हो। इसको ऐसे समझते हैं, डायग्राम में वापस आते हैं। जैसे कि आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, ये आपका क्या है, कॉन्टिनेंट, कोई भी कॉन्टिनेंट मान लीजिए, यानी कि कह सकते हो कि भाई ये आपकी क्या है, लैंड एरिया, ठीक है। और ये आपका जो है ये आपका ओशन, ठीक है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, और ये हम मोटाई ले लेते हैं कि यहाँ तक जो है आपका, ये क्या है, आपका आखिरी लाइन है किसकी, आपके क्रस्ट की। और इसके बाद जो है वो क्या शुरू हो जा रहा है, मेंटल शुरू हो जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो सिर्फ ये तो थिकनेस है,
इसकी क्रस्ट की मान लीजिए वो 20 किलोमीटर है, और ये जो पूरी थिकनेस है ऊपर से नीचे तक ये मान लीजिए 50 किलोमीटर। तो वही बात वहाँ पे यहाँ पे लाइन में बोली गई है कि महाद्वीप और महासागरों में, यानी कि महाद्वीपों और महासागरों में, यानी कि कॉन्टिनेंट में क्रस्ट ज्यादा मोटा हो और ओशन में जो क्रस्ट है वो पतला हो। ये आपको बात दिमाग में रखनी है। अब आपके यूके पीसीएस में एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते हैं कि अ, आपका आपको स्टेटमेंट दे सकते हैं वो कि जो ओशियानिक क्रस्ट है वो ज़्यादा थिन होती है एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के मुकाबले। तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल ट्रू है, यानी कि जो ओशियानिक क्रस्ट है वो ज़्यादा पतली होती है। जैसे आप देख ही रहे हैं यहाँ पे मैंने ड्रॉ करा के सिर्फ 20 किलोमीटर ही थिकनेस है उसकी, क्योंकि बाकी का तो पानी आ गया। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होती है वो ज़्यादा आपकी मोटी। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद अगर हम देखें कि महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर है, एक एवरेज दे रखा है इन्होंने, जबकि महाद्वीपों यानी कि कॉन्टिनेंट्स में इसकी जो थिकनेस है वो 30 किलोमीटर। अब ध्यान रखना, ये आयु एक आयु इंटरनेशनल बॉडी उसके अकॉर्डिंग है, बट हमारे एनसीईआरटी में इसकी जो थिकनेस है अलग अलग लिखी हुई है, इसलिए कई बार ये वाले क्वेश्चन जो कि डिस्प्यूटेड हो जाते हैं तो नहीं आते, लेकिन अगर आए तो ये वाला डाटा आप यूज कर सकते हैं। फिर क्रस्ट को भी जो है वो दो पार्ट में बांटा गया है, आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट। ठीक है, और ये पी वेव और ये जो एस वेव के बारे में आपको मैं बात बताऊंगा, उसको अभी हम छोड़ते हैं, बाद में लिंक करते हैं। अब जैसे कि क्रस्ट के बाद जो अगली लेयर है आपकी, उसको देख लेते हैं। ये इंग्लिश में मैंने लिख रखा है इंग्लिश वालों के नोट्स के लिए, आप लोग उसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, आप लोग नोट्स बना रखे हैं मैंने। बट मैं फिर से बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इतना डिटेल मत पढ़ना, जितना मैं अभी आपको ओरली वीडियो में बताता आ रहा हूँ बिल्कुल आपके पीसीएस के एग्जाम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, क्योंकि आपके पीसीएस के एग्जाम में बहुत लंबे और बहुत इन डेप्थ में जो क्वेश्चन हैं वो नहीं आते हैं। और इसी तरीके से इस वीडियो को मैंने बनाया, और मैं हर साल वीडियोस जो है वो अपडेट करता हूँ एग्जामिनेशन पैटर्न के अकॉर्डिंग। वीडियोस में चेंजेस करने होते हैं तो मैं चेंजेस कर देता हूँ। खैर वापस आते हैं हम लोग। तो ये वीडियो को आप पॉज कर लीजिएगा। इसकी पीपीटी जो है ऐप में है, आप चाहें तो वहाँ ऐप से भी जो पीडीएफ फाइल है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ये आप ही लोगों के लिए मैंने रखी है। अब आप बात करते हैं मेंटल की। तो मेंटल, जैसे मैंने बताया, मेंटल के भी दो पार्ट हैं, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, और दोनों के दोनों क्या है? सॉलिड है। और दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि अपर मेंटल और लोअर मेंटल की टोटल लेंथ क्या है, तब आप जो है वो ये डेटा वहां पर सेफली टिक करके आ सकते हैं। 2900 किलोमीटर ये जो है उसकी क्या है? आपकी एक थिकनेस। ठीक है, उसके बाद मेंटल को मैंने बताया कि कई किताबों में 3 भागों में या 3 पार्ट में बांटा गया, बट मैक्सिमम बुक्स में आउटर और इनर मेंटल में बांटा। इंग्लिश वालों के लिए यहाँ पे मैंने नोट्स रखे हुए हैं, आप वहां से यहाँ से आप वीडियो को पॉज करके या पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद तीसरा जो आपका डाटा है वो है आपका कोर। ठीक है, कोर जो है वो कब शुरू होता है? जब 2900 किलोमीटर की गहराई में आप पहुंच जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये ले लेते हैं, और यहाँ आप खड़े हुए हैं और आप ट्रैवल करते करते 2900 किलोमीटर की डेप्थ तक पहुंच चुके हैं। उसके बाद जो शुरू हो रहा है वो आपका पूरा क्या है? कोर है। इसे आपको याद रखना है। और जैसे कि मैंने बताया कि कोर भी जो है दो पार्ट से मिलकर बना होता है, आउटर कोर और इनर। यहाँ तक आपको मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आ गया होगा, और आपके पीसीएस में कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरीके से मैंने भी आपको समझा। अब अगला क्वेश्चन जो अक्सर पीसीएस में पूछा जाता है, जब वो लोग ये पूछ चुके होते हैं, या अगर अगला स्टेज का क्वेश्चन पूछना हो, तो वो क्या पूछते हैं कि इन जो लेयर्स हैं, तीनों लेयर्स, इनके बीच में ना बाउंड्रीज है। जैसे कि पहली बाउंड्री जो है आपको जो दिखेगी वो दिखेगी ये मोहरोविक। यहाँ हिंदी वाले देख रहे होंगे, ये मोहरोविक जो है वो आपको बाउंड्री दिखेगी। इसको बोलते हैं मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी। अब ये होती कहाँ पर है? तो इसको मैं लिख देता हूँ, इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा। जहां पर आपका ये क्या है? बाउंड्री लाइन है, कौन सी? इनर क्रस्ट, और फिर यहां से क्या शुरू हो रहा है? आपका आउटर मेंटल। तो
ये इस तरीके से आप डायग्राम अपनी कॉपी बना सकते हैं। तो जहां आपका इनर क्रस्ट खत्म हो रहा है और आउटर, इनर क्रस्ट खत्म हो रहा है और आउटर मेंटल शुरू हो रहा है, इन दोनों लेयर के बीच में जो लेयर है उसको बोलते हैं मोहरोविक, मोहरोविक डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है, मोहरोविक, MOHOROVI करके, मोहरोविक डिस्कंटिन्यूटी। अब आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं इस तरीके से कि मोहरोविक डिस्कंटिन्यूटी किन दो लेयर्स के बीच में मिलती है, तो आप टिक करेंगे इनर क्रस्ट और आउटर मेंटल के बीच में। उम्मीद है एक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब दूसरा एक और ऐसी लेयर जो है वो मिलती है, जैसे कि ये देख रहे हैं आप, गुटेनबर्ग। क्वेश्चन आता है किसके बीच में, जैसे डायग्राम में आते हैं। ये फिर से लिखते हैं, आपका क्या है यहाँ पर, मेंटल के दो पार्ट है, तो इनर मेंटल शॉर्ट लिख दे रहा हूँ, और यहाँ से क्या शुरू हो रहा है आपका आउटर कोर। ठीक है, तो इनर मेंटल और उसका ही जो नाम है, ठीक है, उसका ही जो नाम है वो क्या रखा गया है आपका, गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है, गुटेनबर्ग, GUTEN, गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है, गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। इसको शॉर्ट में समझने के लिए आप एक फॉर्मूला बना सकते हैं, और वो फॉर्मूला क्या है, MG। भाई महात्मा गांधी जी, आपको याद होगा, M पहले आ रहा है, G बाद में। पहले कौन सी आपकी लेयर है, मोहरोविक डिस्कंटिन्यूटी बिटवीन द इनर क्रस्ट एंड आउटर मेंटल, और उसके बाद कौन सी लेयर है आपकी, गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी बिटवीन द इनर मेंटल एंड आउटर कोर। तो ये दो लाइनें जो आपको है वो ध्यान में रखनी है, अक्सर जो है एग्जाम में ये चीजें आपसे पूछती है। अब आगे अगर हम बढ़े, उससे पहले एक और चीज समझ लेते हैं। यहाँ पर आप एक ये पी लहर से देख रहे थे, लिखा हुआ है प्राइमरी, है ना, यहाँ पर भी आपको पी दिखाई देगा। तो उसको सिंपल भाषा समझते हैं कि भाई आपके एग्जाम में कैसे पूछ सकते हैं। तो आपको ये समझना है कि जब साइंटिस्ट, क्योंकि हम लोग, मैंने आपको बताया कि इसका जो रेडियस है वो कितना है, यहाँ पर, यहाँ तक अगर आपको पहुँचना है तो 6371 किलोमीटर जो है वो आपको, आप जहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, क्रस्ट पे खड़े हुए हैं, जब इतना आप ट्रैवल करेंगे तो अर्थ के सेंटर में पहुंचेंगे, यानी कि 6371 किलोमीटर के सेंटर में आप पहुंचेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर। अब अगर बात करें कि आज तक कोई भी ह्यूमन बीइंग, कोई भी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है या डेवलप नेशन है, वो कितना गहरा खोद चुके हैं, तो जो अभी एक ऑफिशियली या कह लो अनऑफिशियली डेटा हम लोग के पास मिलता है कई लोगों से, कि लगभग 1 से लेकर 2 किलोमीटर तक ही हम लोग जो है गहराई तक गए हैं। ड्रिलिंग की बात करें तो लगभग 5, 6, 7, 8 किलोमीटर तक ड्रिलिंग हुई है। लेकिन उसके नीचे, अब चलो मैक्सिमम एक ले लेते हैं 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर नीचे जो है आज तक कोई मशीन नहीं पहुंची है, कोई ड्रिल नहीं पहुंचा है। तो फिर हमने ये कैसे बताया कि जो क्रस्ट है वो सॉलिड है, मेंटल भी जो है वो सॉलिड है, लेकिन जो कोर है उसका आउटर कोर लिक्विड है और इनर कोर सॉलिड है। ये बताने के लिए हमने प्राइमरी वेव्स का सहारा लिया। प्राइमरी वेव, इसको आप देख रहे हैं यहाँ टेक्स्ट में, ये टेक्स्ट में पी लहर से जो है वो इंडिकेट किया। तो क्या होता है कि ये प्राइमरी वेव, 3 वेव्स आपको समझनी है। प्राइमरी वेव्स पहली हम अभी समझेंगे, दूसरी आपकी सेकेंडरी वेव्स, और तीसरी टर्शियरी। ये तीनों जो है सिस्मोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, सिस्मोलॉजी। अब प्राइमरी वेव की बात करते हैं। प्राइमरी वेव की खासियत ये है कि प्राइमरी वेव जो है वो सॉलिड से में भी ट्रेवल कर लेती है, और प्राइमरी वेव जो है वो लिक्विड में भी ट्रेवल कर लेती है। ये इसकी भाई क्या है खासियत है, इट कैन ट्रेवल फ्रॉम द सॉलिड एज वेल एज इट कैन ट्रेवल फ्रॉम द लिक्विड। ठीक है, लेकिन जब प्राइमरी वेव सॉलिड में ट्रेवल कर रही होती है तो जो इसकी स्पीड होती है वो बहुत फास्ट होती है, ये हम लोगों ने मॉनिटर में देखा। और जैसे ही आपका लिक्विड शुरू होता है तो इसकी स्पीड जो होती है प्राइमरी वेव की, वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। व्हाट इट। अब सेकेंडरी वेव का भी कैरेक्टर देख समझ लेते हैं, क्योंकि ये आपको एग्जाम में सिस्मोलॉजी पूछता है भाई कि सेकेंडरी वेव, एस वेव्स की क्या कैरेक्टर्स हैं। सेकेंडरी वेव्स के साथ एक कंडीशन ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी वेव जो होती है वो सॉलिड में ही ट्रैवल करती है, ओनली ट्रैवल इन दी सॉलिड। और जैसे ही कोई लिक्विड आता है तो ये क्या होती है आपके
लिक्विड शुरू होते ही वहां से बैक होकर बाउंस होकर वापस। तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने ऐसे ही किया कि पहले प्राइमरी वेव को छोड़ा और मॉनिटर को वॉच किया, तो देखा भाई क्रस्ट में बड़ी अच्छी स्पीड थी क्योंकि क्रस्ट पूरा सॉलिड का बना हुआ है। फिर जब मेंटल शुरू हुआ तो मेंटल में भी प्राइमरी वेव की बड़ी अच्छी स्पीड थी क्योंकि पूरा का पूरा मेंटल जो है वो सॉलिड का बना हुआ है। लेकिन जैसे ही आपका आउटर कोर शुरू हुआ तो वहां पे क्या था, लिक्विड था, तो स्पीड क्या हो गई, प्राइमरी वेव की स्लो हो गई। तो तुरंत आपके साइंटिस्ट ने ये कंक्लूजन निकाला कि भैया आपका जो आउटर कोर है वो लिक्विड का बना है क्योंकि हमारी प्राइमरी वेव की जो स्पीड थी स्क्रीन पे वो बहुत स्लो हो गई। और फिर अचानक से स्पीड तेज हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इनर कोर है वो किसका बना हुआ है, आपका लिक्विड का बना हुआ है। तो उन्होंने इस तरीके से प्रूव किया। अब इसी चीज को प्रूव करने के लिए, यानी कि प्राइमरी वेव को ही प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया कि आपका सेकेंडरी वेव को सेंड किया क्योंकि वो सॉलिड से लिक्विड से टकरा के वापस आएगी। तो सेकेंडरी क्रस्ट में बड़ा अच्छा ट्रेवल की, मेंटल में बड़ा अच्छा ट्रेवल की, लेकिन जैसे ही आउटर कोर आया तो लिक्विड का बना हुआ है, तो सेकेंडरी वेव क्या हुई, बाउंस होके वापस आ। तो भाई इस तरीके से हमने अर्थ का स्ट्रक्चर पूरी दुनिया को बताया हमारे साइंटिस्ट ने कि ये भाई हमारा अर्थ का स्ट्रक्चर है कि क्रस्ट सॉलिड है, मेंटल सॉलिड है, लेकिन आउटर कोर लिक्विड है और इनर कोर सॉलिड। उम्मीद है आपको यहाँ तक एक जो स्ट्रक्चर मैंने आप लोग को बताया वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और कोई भी अगर 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गए तो आप यहाँ से बहुत आसानी से अब आप जो है क्या कर लेंगे, इसको सॉर्ट आउट करें। ये आप लोगों के लिए नोट्स भी मैंने रखे हैं, जो चीज़ें मैंने अभी ओरली आपको बताई हैं लगभग लगभग यही चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। और एक ये डेटा मैंने और आप लोगों के लिए रख दिया है कि पूरे अर्थ में कौन कौन से जो एलिमेंट होते हैं वो कितने परसेंटेज में। एक तरफ ये एलिमेंट है, ये आपका परसेंटेज में है। तो ये समस्त पृथ्वी का मतलब हो गया, इसमें कोर भी है, इसमें मेंटल भी है और इसमें क्रस्ट भी है, ठीक है, यानी कि तीनों लेयर है। और इसमें जो सेकंड वाला कॉलम है इसमें सिर्फ क्रस्ट को रखा गया है। तो आप देख रहे हैं कि और अक्सर एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि पूरे अर्थ में यानी कि आपका क्रस्ट, मेंटल, कोर तीनों लेयर में सबसे ज्यादा क्या मिलता है, कौन सा एलिमेंट मिलता है। तो आप देख रहे होंगे उसमें क्या लिखा हुआ है, आयरन। तो आप आयरन टिक करके आएंगे। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन हो गया, फिर सिलिकॉन हो गया और फिर मैग्नीशियम। ये कई बार क्या होता है कि चारों आपको दे देते हैं, जम्बल कर देते हैं और इनको बोलते हैं टॉप टू बॉटम लेवल। तो आपको ध्यान रखना है पूरे अर्थ में सबसे ज्यादा आयरन है, उसके बाद आपका सेकंड नंबर का ऑक्सीजन है और फिर सिलिकॉन। और ठीक है, अगर सिर्फ क्रस्ट की बात करें तो सिर्फ क्रस्ट में जो कि 0 to 50 किलोमीटर के लगभग ऊंचाई है, कई जगह जाकर भी है, वहां पर आपका सबसे ज्यादा क्या है, नंबर 1 पे ऑक्सीजन है, दूसरे नंबर पे आपका सिलिकॉन है और थर्ड नंबर पे आपका क्या है, एल्यूमिनियम। ये आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लेक्चर नंबर 2 अगली सीरीज में शुरू करेंगे और टॉपिक्स आगे बढ़ाएंगे। और फिर से बोल रहा हूँ ये इसका जो PDF फाइल है वो ऐप में अवेलेबल है। जब भी आप, क्योंकि आपने कोर्स परचेज किया है तो आपको सारी फैसिलिटी मिलेंगी, एक्सेसिव वीडियोस तो मिल ही रहे हैं आपको, साथ ही साथ PDF फाइल सारी आपको मिलेगी।